अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे कहा कि मैं इस अहम मौजू पर आपसे बात करूँ। मेरे इल्म में है कि आप लोग जो सामने बैठे हुए हैं, आप वो ख़वातीन हैं कि जिनकी उम्र 32 साल से कम है और उसमें से तकरीबन 10% लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं और बाकी हमारी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई हुई। और आपने ये ऑप्ट किया है कि इस मुख्तसर से लेक्चर को आप अटेंड करें, जिसमें आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे अपने समाज के अंदर, हमारे पाकिस्तानी और अगर आप शामिल करें तो आप ये कहें एशियाई समाज के अंदर, हिंदुस्तान भी शायद उसमें शामिल हो, कि जब बच्चियों की शादियां की जाएं तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह की जब भी मैं कोई गुफ्तगू करता हूँ या कोई वीडियो भी मैंने अपलोड की है, तो उसमें अक्सर कमेंट्स में बच्चियां ये कहती हैं कि आप हमें तो समझा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे ससुराल वालों को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है? लड़कों की तरबियत क्यों नहीं की जा रही? और साथ ये है कि हमारी सास को क्यों नहीं समझाया जाएगा, हमारी नंदों को क्यों नहीं समझाया जा रहा? तो देखो बेटा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसके लिए एक अलग से जब सासें मेरे पास आएंगी ये समझने के लिए कि बताएं हम क्या करें जब हमारे पास बहू आए, तो मैं उनको इस तरह से बताऊंगा। मेरी ये जो सारी गुफ्तगू है ये आपके लिए है, जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं अभी कुछ अरसे पहले और उनको कोई प्रॉब्लम पेश हो रहा है। तो आई होप कि आप ये कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होंगे कि ये गुफ्तगू आप उन बच्चियों के लिए है जिनकी पाकिस्तानी समाज के अंदर या इस तरह के हमारे, आप ये कहना चाहिए कि बर्र-ए-सग़ीर के समाज के अंदर जो शादी का रिलेशनशिप है, उसके अंदर क्या-क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं। वो अच्छा, देखिए, शादी के बाद जो सबसे बड़ा एक मसला होता है, वो ये है कि जब घर में कोई भी तनाज़ा हो किसी किस्म का, कोई सास से झगड़ा हो जाए, ख़ावंद के साथ कोई झगड़ा हो जाए, तो 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत अहम होती हैं कि उस झगड़े के दौरान एक तो हमारा जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, अल्फाज का चुनाव है, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बाज़ औक़ात जब हमारी गुफ्तगू होती है तो हम अल्फाज ऐसे बोल देते हैं जो हमारी जज्बातियत का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन वो ओवर एग्जेजरेटेड हमारी जज्बातियत का इजहार कर रहे होते हैं। और हम एक ऐसा लफ्ज़ मुंह से बोल देते हैं कि वो लफ्ज़ तो निकल जाता है मुंह से और कुछ अरसे के बाद आपके जज्बात भी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन उस लफ्ज़ की जो काट है वो हमेशा हमेशा के लिए महसूस हो जाती है। मसलन सास को आपने ये कह दिया, आप तो हैं ही ऐसी, आप तो आप आपको तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं रहूं, और देखिए आप अपनी बेटियों के साथ तो इस तरह करती हैं, मेरे साथ ऐसे करती हैं। आप कोई ऐसी बात कह देती हैं जो कि उस इशू के मुतल्लिक नहीं होती, इशू से अलग होती है। तो उसके बाद यह है कि वो अल्फाज फिर आइंदा की बेस बन जाते हैं अगली लड़ाई के, कि जिसमें कहा जाता है इसने तो मुझे ये सुनाया था कि बेटियों के साथ ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये बात सासों के लिए और बाकी दूसरे अफराद, बल्कि किसी भी झगड़े के लिए है कि किसी की झगड़े के दौरान जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और उसके लिए जो एक हदायत है कि जो मसला है उस मसले पर बात कीजिए, उस मसले के बारे में आप डिस्कस कीजिए, माजी को उसमें लाने की कोशिश मत कीजिए या मुस्तकबिल को उसमें लाने की कोशिश ना कीजिए। और दूसरी, घरेलू झगड़े के अंदर जो दूसरी अहम बात है वो है आपकी टोन ऑफ वॉइस, कि आप किस टोन में बात करते हैं। एक ही बात आप चीख के बयान करेंगे, बहुत लाउड होकर बयान करेंगे और चिल्लाकर बोलेंगे तो उसका कुछ और मतलब होगा। आवाज के ऊंचा कर देने से एक्चुअली आपकी बात बात के अंदर कन्विक्शन नहीं डेवलप होती, बल्कि आपके खिलाफ एक जज्बाती रिएक्शन डेवलप होता है। तो प्लीज आप ये याद रखिए, हम बाकी तफसीलात तो आपको बाद में बताते हैं, लेकिन पहला जो समझने वाली बात है वो ये आप याद रखिए कि जब भी घरों के दरमियान कोई भी झगड़ा हो तो उसमें इन 2 बातों का ख्याल रखिए। जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकलता है वो लफ्ज़ एक तीर की तरह है, वो चल गया फिर वापस पलट कर नहीं आएगा, वो तीर पलट कर वापस नहीं आएगा और वो अपना जख्म कर देगा। तीर चलाने वाला जितना मर्जी अपनी कमान को बाद में साफ करता रहे और कहता रहे, लेकिन वो जो निकला हुआ लफ्ज़ है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और दूसरा ये कि गुफ्तगू के दौरान अपनी बात में वजन दलील के जरिए पैदा किया जाए, टोन को ऊपर करके, टोन को सख्त करके ना किया जाए। ऊंचा बोलने से
सवाए इसके कि आपके सामने वाले शख्स के अंदर एक जज्बाती हिजान पैदा होगा और रिएक्शन पैदा होगा, वो ना किया जाए। इन दोनों के नतीजे में जो चीज डेवलप होगी वो एंगर है। अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड ठीक होगी और आपकी टोन जो है वो ठीक होगी तो एंगर नहीं डेवलप होगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें डेवलप हुई तो एंगर डेवलप होगा, और ये एंगर आप में भी डेवलप हो सकता है और जो आपके ऑपोजिट है उसमें भी डेवलप हो सकता है। और ये जब दोनों, इन सबके अंदर ये एंगर डेवलप होगा तो इसके नतीजे में जो चीज पैदा होगी उसको वायलेंस कहते हैं। वो वायलेंस जो है वो फिजिकल वायलेंस भी हो सकती है और वर्बल वायलेंस भी हो सकती है। तो ये आप याद रखिए कि आपने, यहां से ये शुरू होती है। ये बात याद रखिए, आइंदा कभी किसी से लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, आपने यहां से चीजों को अपने काबू से निकलने नहीं देना। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को और टोन ऑफ द वॉइस को, ये दोनों चीजें गुस्सा पैदा करती हैं। गुस्सा असल में बाय डेफिनेशन ये होता है कि आपके नेगेटिव इमोशंस जो चार्ज्ड हो जाएं। अगर इमोशंस हैं आपके, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, कुछ भी हैं, वो आप कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो चार्ज्ड हो जाएं तो ये दोनों चीजें एक्चुअली आपके इमोशंस को चार्ज कर देंगी, और जिसकी वजह से या आप में गुस्सा पैदा हुआ तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इनमें दूसरे में गुस्सा पैदा हुआ तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और उससे वायलेंस जो है वो जन्म मिलेगी। और एक दफा वायलेंस शुरू हो गई तो ये फिर एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप दिल से उतर जाएंगे या दूसरा दिल से उतर जाएगा। फिर उन रिश्तों को बचाना और वहां के सर्कमस्टांसिस को नॉर्मल करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत आसान नहीं होगा उसके बाद ये करना। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नंबर एक। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बताता हूं हमारे समाज के अंदर। अगेन मैं आपको ये बात रिमाइंड कराता हूं कि आप वजह तौर पर मुझसे ये कह सकती हैं, आप हमें तो समझा रहे हैं, हमें तो कह रहे हैं कि हम वहां जाके अपने आप को अडेप्ट करें, लेकिन वो घर वाले क्यों ना अडेप्ट करें। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं ना, तो मैं तो आपको कह सकता हूं। वो जब मेरे पास सामने आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि सास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने अपनी बहू को कैसे देखना है। तो आप इस वक्त ये ना सोचिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सिर्फ ये सोचिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त बात करेंगे जब हम उनको बुलाएंगे और जब वो हमसे बात करेंगे। आई होप कि ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहां इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बाकी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, दूसरी बात, आप जो बात अगली मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो आप याद रखिए कि जब भी आपकी शादी होती है ना, तो ये आपके हस्बैंड है और ये आपके हस्बैंड की फैमिली है। मैं फैमिली को एक्चुअली थोड़ा छोटा करता हूं और मैं फैमिली नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि ये आपकी सास साहिबा है। सास साहिबा जरा जवान बन गई हैं, तो ये आपकी सास साहिबा है। अब इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है जो कि 25 साल का बॉन्ड है, जो 30 साल का बॉन्ड है। अच्छा, अब आप ये तशरीफ लाई हैं, आप इस दरमियान में आ गई हैं और आपका अपने हस्बैंड के साथ जो बॉन्ड है उसको 2 दिन हुए हैं या 4 दिन हुए हैं या 6 दिन हुए हैं, और इनके दरमियान एक बॉन्ड है। और अच्छा, इस बॉन्ड में और भी लोग हैं, मसलन आपके हस्बैंड के भाई बहनें, उनके वालिद साहब बुजुर्गवार वो भी हैं, फॉर एग्जाम्पल वो भी हैं। अब आप यहां दाखिल हुई हैं। अच्छा, अगर तो ये बने हुए हैं, तरबियत याफ्ता है, ऑलरेडी इनके अंदर एक पूरा का पूरा तहजीब सुलझाव मौजूद है, तो ये आपको एक स्पेस दे देंगे और ये समझ जाएंगे कि भाई अब एक नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है, इस रिलेशनशिप में इनके आपस में एक तवक्कुआत हैं, आपस में एक ताल्लुकात हैं, तो हम इसको स्पेस दें। लेकिन अगर किसी वजह से इनके अंदर वो नहीं हुई तरबियत और अभी इनके दरमियान का जो बॉन्ड है, और आपके बेटे का भी एक बॉन्ड है, ये भी आदी हुआ, यानी आपके हस्बैंड का अपने वालदा वगैरह से उनसे एक बॉन्ड है, प्लीज आपको ससुराल के घर में जाते हुए पहले ये सोचना है कि मैं अपने राइट्स को, हुकूक को मांगने से पहले कम से कम ये बॉन्ड तो डेवलप कर लूं। कम से कम मेरा बॉन्ड जो है वो उतना मजबूत तो हो जाए जितना ये वाला बॉन्ड मजबूत था। अगर अभी आपका बॉन्ड डेवलप हुआ ही नहीं
और आपने अभी अपनी वर्थ तो प्रूव की ही नहीं, आपने किसी तरीके से ये तो साबित ही नहीं किया कि आप उनके घर के अंदर एक वैल्यू एडिशन है, और आपके आने की वजह से उनके घर में सबका लेवल ऊपर हो गया है, सबकी जिंदगी के अंदर एक खुशी आ गई है, और उससे पहले ही आपने उनकी खुशियों में से हिस्से मांगना शुरू कर दिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और उस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा इम्कान यह है कि अब एक तरफ एक सिपाही है, एक तरफ 4-6 सिपाही हैं। तो जब एक सिपाही और 6 सिपाही जो है ना वो आपस में लड़ेंगे, तो आप खुद बताइए कि कौन सी फौज जीतेगी? जिसके पास 6 सिपाही हैं वो जीतेगी, या जिसके पास एक सिपाही है वो फौज जीतेगी? तो आपको पहले अपने इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर ये बात आप चालाकी से करें, आप मनूवर करके करें, प्लानिंग करके करें, तो फिर भी इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप ये खुलूस से करें, नेक नियति से करें, ईमानदारी से करें, तो फिर ये जो बॉन्ड बनेगा ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड होगा। उसके लिए करें क्या? उसके लिए आसान सी बात समझने की है, और वो आसान सी बात ये है समझने की कि घर के अंदर ये जो अफराद थे ना, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ एंड योर हस्बैंड, आप जब घर से गई हैं तो आप इनसे ताल्लुक आपका बना है। लेकिन इन सब के खाते में से अगर कुछ निकलेगा तो इनको प्रॉब्लम होगा। आपके वहां जाने से इनकी जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड हुई है, इनकी जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड हुई है, इनकी जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड हुई है, इससे ये नतीजा निकलेगा कि आपका बॉन्ड इनके साथ कितना स्ट्रांग होगा। क्योंकि अगर आपके फादर इन लॉ की जिंदगी के अंदर आपकी वजह से वैल्यू ऐड हुई, मदर इन लॉ की जिंदगी में वैल्यू ऐड हुई, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ की वैल्यू ऐड हुई, तो आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी। और जब इनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो फिर आप ये बात याद रखिएगा कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए। और इसका एक और जबरदस्त फायदा होगा, अगर इनकी जिंदगी में आपने वैल्यू ऐड की है, तो आपका इनके साथ भी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, और आपको इनडायरेक्ट वे में इनको कायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्रू योर हस्बैंड आपको बाकी लोगों को मनूवर करने, मैनिपुलेट करने या अपनी बात को पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपनी बात को इनके साथ पहुंचा सकेंगे और अपने बहुत से मैटर्स को यहीं सॉर्ट आउट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत जबरदस्त डायग्राम है जिसके जरिए से आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, ये जो आपके हस्बैंड है ना, ये अगर शरीफ आदमी है और आपके अंदर किसी किस्म की कोई चालाकी या हेरा फेरी का प्लान नहीं है, तो ये तो सारी जिंदगी के लिए आपका है, इसने कहां जाना है, ये तो सारी जिंदगी के लिए आपका है। और लेकिन अगर ये कुछ वक्त अपनी कुछ चीजों का कुछ हिस्सा इनके साथ शेयर कर रहा है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो वक्त है, चाहे वो तवज्जो है, चाहे वो केयर है, तो आपके अंदर उसकी वजह से जेलसी क्रिएट हो जाना, और ये होना कि ये मेरे हस्बैंड की राइट है, जो मैं जो एक्चुअली मेरा राइट है जो अपने हस्बैंड पर, और ये बाकी लोग इसमें हिस्सेदार क्यों बन रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो इसका और कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ये आपके खिलाफ हो जाएंगी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का आपके बारे में एक बॉन्ड वीक हो जाएगा। और अगर आप सही भी हुई, अगर आप राइट भी हुई, हस्बैंड एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हो जाएगा कि वो आपको सही होने की वजह से आपके अपने पेरेंट्स को तो कटहरे पे खड़ा नहीं कर सकता। वो लड़की कहती है, भाई इंसाफ करें, देखिए मेरी कहां ज्यादती है, मैंने कहां ज्यादती की। अब उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जज बन के बराबरी के लेवल पर अपनी मां को खड़ा कर दे, और बराबरी के लेवल पर अपनी बीवी को करके उसूलों में लॉजिकल बहस के अंदर वकीलों की तरह साबित कर दे कि ये जो खातून है जो कि मेरी मां है ये झूठी है, और लिहाजा इसको माफी मांगनी चाहिए, और ये जो मेरी बीवी है ये सच्ची है। ये उसके लिए बहुत, इसके लिए नामुमकिन है।
और अगर इसकी ऑपोजिट है तो ये आपके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात होगी कि वो आपको कटहरे में खड़ा करके वो करते, तो उस कटहरे की नौबत ही ना आने दें। आप उस कटहरे की नौबत ही ना आने दें। आप अपने रिलेशंस को अपने तौर के ऊपर सॉर्ट आउट करें। और ये जो है ना, इसमें आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे ऊपर तो बहुत बर्डन होगा। लेकिन आप देखिए, स्ट्रैटेजिकली देखिए, असल में आपकी सक्सेस और आपकी जिंदगी की ओवरऑल खुशी और आपकी एक किसी सिचुएशन के अंदर कमांडिंग पोजीशन के साथ, या कमांडिंग ना सही तो एक इफेक्टिव पोजीशन के साथ रहने के लिए सबसे अहम चीज है वो आपके हस्बैंड के साथ आपका बॉन्ड है। और अगर फर्ज करें जब तक आपके हस्बैंड के साथ आपका बॉन्ड नहीं बनता, उस वक्त तक आप ये बात याद रखिएगा कि समटाइम, सॉरी मैं थोड़ा सख्त, समटाइम यू हैव टू बियर, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी इवन किसी की नॉनसेंस भी। अगर कोई नॉनसेंस भी है ना, तो इसलिए कि उसके बदले में जो आपको मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर हस्बैंड है। दूसरा, मैं बहुत सी केस हिस्ट्रीज मेरे साथ पास हैं, बहुत से वाकयात मुझे मालूम हैं, बहुत से फैमिलीज को मैं जानता हूं कि जिसके अंदर इन बातों पर लड़की ने अमल किया, तो कुछ अरसे के बाद वो जो सास साहबा थी ना, उस सास साहबा ने अपने बेटों को और बेटियों को पीछे कर दिया और अपनी बहू को आगे कर दिया। ऐसी बहुत सी मेरे पास मिसालें हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि आप उनसे बुरा सलूक करें तो वो आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। बहुत थोड़े मिलेंगे कि आप उनसे बुरा सलूक करें, वो फिर भी आपसे अच्छा सलूक करें। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनके साथ परसिस्टेंट आप अच्छा सलूक करें और वो आगे से आपके साथ मुसलसल बुरा सलूक करते जाएं। आपकी अच्छाई, आपकी नेक नियति, आपकी ईमानदारी अल्टीमेटली उनके दिल के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। जब उनकी जिंदगी के अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, और उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, आपके अपने बहन भाई तो थे ना, आप अपने बहन भाइयों की भी बाज़ औक़ात स्टुपिडिटी टॉलरेट करते थे। आप बाज़ औक़ात, आपके वालिद और वालिदा भी आपके साथ अनरीजनेबल बात करते थे तो आप उसको टॉलरेट करते थे, आप कभी उनके खिलाफ नहीं होते थे। तो ये अगर आप बात को समझ लें, इस बात को कि एट एनी कॉस्ट आपको सेव करना है अपना रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड की नजरों में नीचे नहीं गिरना। अगर आप अपनी हस्बैंड की नजरों में नीचे गिर गए तो अब ये वाली पार्टी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और स्ट्रेटेजिकली थोड़ी देर के बाद आपके ऊपर लेबल लगना शुरू हो जाएगा। इस फैमिली के अलावा एक डिस्टेंट फैमिली होगी जो आपके मोहल्लेदार हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मिलने वाले हैं। कुछ अरसे बाद ये सारों को कहना शुरू कर देंगे कि हम तो पता नहीं कैसी बेटी ब्याह के लिए आए हैं, पता नहीं ये वो तो उतरती नहीं ऊपर से, वो तो अपने कमरे से बाहर ही निकलती, उसे तो फिक्र ही नहीं होती घर के अंदर कौन बीमार है कौन नहीं बीमार, उसको तो इस बात का पता ही नहीं होता कौन आया कौन गया, उसको तो कोई फक्र ही नहीं, बर्तन कहीं पड़े हो वहीं पड़े रहते हो, उसको साफ ही नहीं करती। वो इस तरह के लेबल आपके ऊपर लगने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे, उसमें से कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, और ये फिर आहिस्ता 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 अल्टीमेटली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहल्लेदार को क्या पता लगा है, अल्टीमेटली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिश्तेदार क्या कहता है और बाकी क्या कहते हैं। अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम होगा कि आपका ये वाला बॉन्ड जो है ना, हस्बैंड और वाइफ का बॉन्ड, ये बहुत वीक होना शुरू हो जाएगा और ये यहां से दूरियां शुरू हो जाएंगी, और ये फिर जरा सा कोई ट्रिगरिंग इफेक्ट आया तो उससे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो इस बात को आपने ख्याल रखना है। इसकी कुछ स्किल्स मैं आपको फिर बताता भी हूं। अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। पहली बात तो ये बताई है कि जब भी आपका कोई झगड़ा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आपने एक तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ठीक करनी है, और नंबर 2 अपनी टोन को जो है ना लो रखना है। उसकी मैंने तफसील आपको पहले बता दी है। दूसरा, मैंने आपको ये एल्गोरिदम पूरा समझाया है कि प्लीज किसी सूरत भी अपने इस रिलेशनशिप को ब्रेक ना होने दें, और अर्ली स्टेज में ये रिलेशनशिप वो ब्रेक होगा उसके साथ। अच्छा, इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड़का और लड़की, हस्बैंड और वाइफ, शादी से पहले भी एक दूसरे को जानते होते हैं, और अब तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ा कॉमन है, मंगनी हो जाती है तो उसके साथ ही वालिदैन भी इजाजत दे देते हैं कि भाई फोन पे तुम राब्ता कर लेना, बात कर लेना, वो करते रहते हैं एक दूसरे से बात। अच्छा, अब वो जो लंबा 1 साल का पीरियड, 1.5 साल का पीरियड है, उसमें आपका स्टांस और आपके होने वाले हस्बैंड का स्टांस जो है वो ये है कि उसने आपको प्लीज करना है, आपको खुश करना है, और आपका स्टांस ये है कि आपने अपने होने वाले हस्बैंड को खुश करना है।
आपने वो तमाम उसको आई मिस यू कहना है, आई लव यू कहना है, उसको कहना है आपको क्या पसंद है, आपने और आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपने अपनी पसंद बतानी है। यानी आपने अपना अच्छा, 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 अच्छा सब अच्छे को बताना है। अच्छा, जूँ ही आपका शादी होगी, निकाह होगी, तो एकदम आपका स्टांस चेंज हो जाएगा। और मैं आपको मेल साइकोलॉजी बताता हूं। मेल साइकोलॉजी ये होती है कि एक लड़की के सिलसिले में एक शख्स के अंदर जितना तजस्सुस होता है, जितना उसको पाने का, जितना उसको इंप्रेस करने का, जितना उसको यानी शौक होता है उसको खुश रखने का, जितना शौक होता है उसके साथ वक्त गुजारने का, जो ही मेल को ये पता लगता है ना कि अब तो ये मेरी ही है, अब तो उसने कहीं नहीं जाना, एकदम उसका लेवल ऑफ एंथुसियाज्म नीचे ड्रॉप कर जाता है। वो नीचे ड्रॉप कर जाता है एकदम। अच्छा, जब वो ड्रॉप कर जाता है तो जो लड़की है वो एक्सपेक्टेशन कर रही होती है वही रोमांटिसिज्म, वो वही सोच रही होती है कि अभी भी ये मेरे लिए फूल लेके आया करेगा, अभी भी मुझे उस तरह के फिक्रे चुप मजदार मजदार फिक्रे बोला करेगा, अभी भी सुबह मुझे गुड मॉर्निंग कहेगा, गुड नाइट कहेगा, मिस यू कहेगा, लव यू कहेगा। लेकिन वो ये समझ रहा होता है कि भाई ये अब तो ये मेरी है, अब तो मुझे करने की क्या जरूरत है। अच्छा, वो एकदम एक शौक डेवलप होता है, एकदम एक शौक डेवलप होता है, और अचानक उसको पता लगता है। और वो ऐसे लोग जो 2 साल से एक दूसरे को जान रहे होते हैं, अचानक कहते हैं तुम तो वैसे निकले ही नहीं जैसे कि तुम थे। और लड़की को कहता है मेरा नहीं ख्याल था कि तुम इतनी बेगर्ज होगी जितनी तुम, मैं तो तुम्हें बखलूस में समझता था। और ऐसे बहुत से केसेस हैं कि महीने 2 महीने के अंदर वो तमाम जो 1-2 साल से एक दूसरे पर जान छिड़कते थे वो तलाकों पे आ जाते हैं। तो आपने जो तीसरी बात याद रखनी है, 2 बातें आपको दोबारा मैं फिर भी दोहराऊंगा। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि प्लीज शादी के बाद आप उस लेवल की इंथुजियाज्म एक्सपेक्ट ना करें अपने खामन से जिस किस्म की इंथुजियाज्म शादी से पहले थी। और आपको देखना पड़ेगा कि अब इसको रियलिस्टिक स्टांस में उसको आना पड़ेगा, रियलिस्टिक स्टांस में आपको आना पड़ेगा। ये हो गई 3 बातें। चौथी बात जो आपसे बहुत जरूरी करना चाहता हूं, चौथी बात यह है, आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान या आपके हस्बैंड की फैमिली के दरमियान जब भी कोई तनाजा हो, आपने उस खबर को नशर नहीं करना, उसका मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान नहीं करना। हर आने वाले, हर दोस्त, हर सहेली को, अपने घर वालों को, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को यह बताना मेरी सास तो ऐसे करती है, मेरी नंद ऐसे करती है, मेरी बहू मेरी तो इस तरह से, मेरे ससुर ने तो ये कह दिया, मेरे खामद तो अब यूं करते हैं, वो तो इस तरह करते रहते हैं। ये जो आपका करना चाहिए, हो सकता है बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल जायज हो, जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक है। जिसको आप ये कहेंगी ना कि बहन आपने किसी को ये बात बतानी नहीं है, तो आप खुद सोचिए, जिस बात को आप अपने दिल में नहीं रख सकी वो अपने दिल में कैसे रखेगी। और वो बहुत जल्द इन सारे लोगों तक और फिर इन सारे लोगों तक पहुंच जाएगी। और जब भी कोई बात एक दूसरे मुंह से, तीसरे मुंह से, चौथे मुंह से उस तक पहुंचती है जो उसके मुतल्लिक होती है, तो वो हमेशा बिगड़ के पहुंचती है और आप मौजूद नहीं होती उसको डिफेंड करने के लिए। लिहाजा जो भी कुछ मसला है, मेहरबानी करके तीसरे बंदे को उसकी खबर ना होने दें। अगर आपने ऐसा किया तो वो वापस रिकोशे होके आएगी, जैसे गेंद दीवार पर फेंकेंगे वो टकरा के वापस आएगी, आपकी बात रिकोशे होके वापस आएगी। और जब वापस आएगी तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आएगी। जिस स्पीड से आपने फेंकी थी वो गेंद, उससे तिगनी स्पीड पे आके आपको लगेगी और बहुत चोट लगेगी आपको। और उस चोट लगने की वजह से फिर वही विशेष साइकिल शुरू हो जाएगा कि ये लोग जो है इसके कान भरने शुरू कर देंगे, और आपका बॉन्ड फिर वीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये बातें सारी की सारी जो है वो वहां ना बताइए। अच्छा, आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ यही 4 बातें मैं आपको बताई हैं। इन बातों का आप ख्याल रखिए। अगला सेशन इंशाल्लाह हम करेंगे तो उसमें मैं आपको कुछ और भी ट्रिक्स इसकी बताऊंगा। और आखिरी एक बात है, वो पता नहीं, हो सकता है आप इसको माने या ना माने, मगर आप मेरी बात मान लेंगी तो आपको बहुत जबरदस्त होगा कि समहाउ अपने माइंडसेट में अगर आप ये ले आए कि ये जो शख्स है ना, ये मेरा अपना सगा बाप ही है, और ये जो औरत है ये मेरी अपनी सगी माँ ही है, और ये मेरे सगे भाई ही हैं, और ये मेरी सगी बहनें ही हैं। सिर्फ अपने माइंडसेट में ये चीजें ले आइए तो आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद ये सारे लोग आपसे पूछ के घर का काम करना शुरू हो जाएंगे, आपसे पूछ के अपने घर का काम करना शुरू हो जाए। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये सेशन जारी रहेंगे। अगर आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम इंशाल्लाह इस मौजू पर फर्दर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले सेशन में हम सवाल जवाब का सिलसिला भी इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।